पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर ईंट मनके तथा अस्थीय हड़प्पा सभ्यता वाला। अब हम लोग जो इतिहास शुरू करने चल रहे हैं एकदम 0 पॉइंट से शुरू करेंगे, एकदम 0। इतिहास कहाँ से उत्पन्न हुआ वहां से हम लोग शुरू करेंगे। कोई भी व्यक्ति क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इतिहास किसे कहते हैं। तो इसे आप 2 तरीका से भी परिभाषित कर सकते हैं। एक तो लिखा गया इसमें, जैसे इसमें लिखा गया होगा बीती हुई घटनाओं को कालक्रम अनुसार, बीती हुई घटनाओं को कांची कालक्रम अनुसार लिखित विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा। देखिए कुछ ऐसा शब्द है जिसको सुन के अपने दिमाग में सेट करके ही लिखना बेहतर होता है। इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरी है। इतिहास सबसे तो पहले 2 शब्द से मिलकर बना है, इति जोड़ हास। इति माने बीती, हास माने जानकारी, यानी कि बीती हुई बातों की जानकारी हमें जिससे प्राप्त होती है। बीती हुई बातों की जानकारी हमें जिससे क्या होती है प्राप्त होती है, उसे इतिहास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किससे कहा जाता है। हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। 2 क्वेश्चन समझ गए आप लोग। इतिहास किसे कहते हैं, तो बीती हुई बातों की जानकारी हमें जिस माध्यम से पता चलता है या होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। या बीती हुई घटनाओं के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा गया है। कोई दिक्कत इसमें कोई नहीं, देखेंगे आप लोग सिर्फ बोर्ड पर देखिएगा, मोबाइल में मत देखिए। लेकिन जब इतिहास शुरू हुआ होगा तो कोई तो चीज होगा जिससे हम लोग इंडिकेट साल ईयर्स का पता चलता होगा, समय के बारे में पता चलता होगा। तो सबसे पहले जब इतिहास शुरू हुआ तब से ईस्वी बोला गया। क्या पहले पहले शुरू हुआ ईस्वी। आप लोग पढ़ेंगे ईस्वी और ईसा पूर्व। ईस्वी और क्या पढ़े हैं ईसा पूर्व। देखिए ईस्वी का मतलब क्या होता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को जो है ईस्वी कहा जाता है। यही है ईसा मसीह। क्या है ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को क्या कहते हैं ईस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं। तो ये बताइए ईसा पूर्व किसे कहते हैं। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को ईसा पूर्व कहते हैं। अब भोजपुरी में समझिए, ईसा मसीह के जन्म के बाद के जौन काल रहे ओकरा के ईस्वी कहा गया। ईसा मसीह के जन्म के बाद जौन काल रहे ओकरा के क्या कहल गई। आ ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को क्या कहा गया ईसा पूर्व। क्या कहा गया। मान लो कि अभी ईसा मसीह जन्म ले ली, अब एक बाद में जौन काल आएगा अब से जौन शुरू होगा ओकरा के ईस्वी कहेंगे। क्या कहेंगे। एकरा पहले के काल को क्या कहेंगे। तो कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछेंगे तो बता दीजिएगा नो ईस्वी किसे कहते हैं। तो बताइए किसे कहते हैं। हाँ, ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को चाहे समय को ईसा क्या कहते हैं ईस्वी कहते हैं। ईसा पूर्व का मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के काल को यानी कि पहले के काल को समय को ईसा पूर्व कहते हैं। बोले समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत। यही 2 जगह बहुत ज्यादा लोगों को डाउट होता है। अब हम जानेंगे शताब्दी। देखिए 100 वर्ष के समय को क्या कहा जाता है। 100 वर्ष के समय को क्या कहा जाता है शताब्दी। 100 वर्ष के समय को क्या कहा जाता है शताब्दी कहा गया। क्लियर होते चल रहा है ना। चलिए अब हम लोग जानेंगे ये इतिहास के काल को कितने भागों में विभाजित किया गया। इतिहास के काल को कितने भागों में कहा विभाजित किया गया। तो याद रखिएगा इतिहास के काल को 3 भाग में विभाजित किया गया। क्या भाग में विभाजित किया गया 3 भाग में क्या किया गया। जैसे कि आपको यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है ना। जैसे कि इतिहास काल एकरा के 3 भाग में बांटा गया। क्या भाग में बांटा गया
पहिलका में तो सबसे पहले हो जाएगा आपको प्राग ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल हो जाएगा। दूसरका में जो है आपको आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा। तीसरका में जो है आपको ऐतिहासिक काल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बोलिए, अब भुलाइएगा जी, इतिहास के काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कौन कौन? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ये गो ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा गया, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा गया और जो है ऐतिहासिक काल किसे कहा गया? तो सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या आता है जी? अब ये वाला बड़ा कर देना, समझ गए ना, लिख दिए तो। अब हम जानेंगे कि भाई प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब आदिमानव था, कौन था जी? ओकरे काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति क्वेश्चन करे कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो लिखिएगा वैसे इतिहास काल में या वैसे समय में जब कोई लिखित प्रमाण नहीं था। जब कोई लिखित क्या नहीं था, ओकरा के प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है प्राग ऐतिहासिक काल का परिभाषा, वह काल जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध है, यानी कोई उसका लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं, उसे क्या कहा गया? क्या कहा गया? वह काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है, वह काल जिसका कोई लिखित विवरण, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते, यानी आदिमानव के काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। बताइए, आदिमानव लोग जब थे तो क्या उसमें कोई पढ़ाई लिखाई था जी? कोई लिखने की शैली थी उस समय? कोई लिखने की शैली नहीं थी। तो उकनी के काल को क्या कहा गया? क्या कहा गया? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आदिमानव के काल को इनमें से कौन काल के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहा गया जी? प्राग ऐतिहासिक काल। अब देखिए इसकी शुरुआत कब से हुई? तो शुरुआत यानी कि शुरुआत से लेकर के 3000 ईसा पूर्व के बीच के काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी प्रारंभ से लेकर के 3000 ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्लियर हुआ? आदिमानव के समय को कौन काल के नाम से जाना जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। किस काल में लिखित प्रमाण नहीं था? प्राग ऐतिहासिक काल में। कौन काल में? अब हम जानेंगे आदि ऐतिहासिक काल वाला परिभाषा यहाँ पर है, यानी कि वह काल जिसमें लिखित विवरण था, जिसमें लिखित विवरण था, लेकिन उसे कभी पढ़ा नहीं गया। लेकिन उसे कभी क्या नहीं किया गया? पढ़ा नहीं गया। तो ओकरा काल के जो होता है आदि ऐतिहासिक काल कहते। वैसे काल जिसमें लिखित विवरण था लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, ओकरा के क्या कहेंगे? आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे। यह काल जो है 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते। यही में आता है ब्राह्मी लिपि। कौन लिपि आता है? खरोष्टी लिपि। पढ़े आप लोग जी? इस भाषा के इन लिपि के कबो हम लोग नहीं पढ़े। आज की जो लिपि हमारे यहाँ है वह देवनागरी है। कौन लिपि है? कौन लिपि है? क्या कोई ब्राह्मी लिपि को पढ़ा है? कोई खरोष्टी लिपि को पढ़ा है? यानी कि अशोक के द्वारा जितने भी स्तंभ बनाए गए होंगे, देखिएगा उस पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया गया होगा, वह कोई व्यक्ति आज तक नहीं पढ़ा। लौरिया के अशोक स्तंभ आप लोग देखे होंगे, उस पर जो लिखा गया कोई व्यक्ति पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। बोलो भेजा में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? अगला ऐतिहासिक काल, तीसरा का क्या जी? यानी वैसा काल जिसमें लिखित प्रमाण के साथ साथ पढ़ने की भी शैली है। जिसमें लिखित प्रमाण के साथ साथ पढ़ने की भी शैली है या उसे पढ़ा जा सकता है, उसी काल को ऐतिहासिक काल कहते। अभी वर्तमान के काल को किस काल के नाम से जानेंगे? ऐतिहासिक काल।
इसमें लिखने के साथ साथ हम लोग पढ़ने का भी काम करते। तो आइए पहले जितना बतला दी उसको बतलाइए आप लोग। इतिहास का जनक किसे कहा गया है? हेरोडोटस को किसे कहा गया है? हेरोडोटस को। जिस काल में कोई लिखित प्रमाण नहीं था, किस काल के नाम से जाना जाता है? जिस काल में लिखित प्रमाण था लेकिन पढ़ने की कोई शैली नहीं थी या उसे नहीं पढ़ा गया, कौन काल? आज जिस काल में लिखित प्रमाण भी है, अब पढ़ने का काल भी है, यानी उसे पढ़ा जा सकता है, कौन काल? कौन काल? बोले याद हो गया? कोई दिक्कत? प्राग ऐतिहासिक काल कब से कब तक माना जाता है? प्रारंभ से लेकर के 3000 ईसा पूर्व के बीच की काल को क्या माना जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल माना जाता है। बोलिए कोई दिक्कत? उसके बाद आज ऐतिहासिक की बात करते हैं। तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच की काल को कौन इतिहास काल? आद्य ऐतिहासिक। अब वर्तमान में कौन काल? ऐतिहासिक काल। कौन काल? बोलिए समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? इन्हें नहीं कि बाउंस कर रहा है? चलिए अभी बाउंस नहीं हो रहा है तो हुक्म नहीं कर जाने जाकर बढ़िया से समझ लीजिएगा तब। अब आइए अगला टॉपिक पढ़ा है ना। चलिए साहित्यिक स्रोत, यानी कि टॉपिक का नाम है इतिहास के अध्ययन के स्रोत। इतिहास के अध्ययन के कौन चीज? कोई तो ऐसा स्रोत होगा जहाँ से हम लोग इतिहास का निचोड़ किए हैं, कुछ तो ऐसा होगा ना जी। तो देखिए इसके 3 स्रोत है। क्या स्रोत है? पहला साहित्यिक स्रोत। पहला कौन स्रोत है जी? आप देखिए साहित्यिक स्रोत, प्यार से सुनिएगा समझ में आएगा। साहित्यिक स्रोत का परिभाषा, साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा। एगो धार्मिक साहित्य और एगो लौकिक साहित्य, धर्मोत्तर साहित्य, यानी एगो धर्म के आधार पर और एगो राजनीति के आधार पर। एगो धर्म के आधार पर और एगो कौन चीज? इतिहास। ये 2 पन्नू लिखा गया जी कि तो धर्म के आधार पर ना था, राजनीति के आधार पर सत्ता के लिए। ये 2 तो इतिहास में हम लोग पढ़वे करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूछे कि भाई बताओ कि धार्मिक साहित्य किसे कहते हैं, धार्मिक साहित्य पढ़ने से हम लोग को क्या क्या चीज के बारे में जानकारी मिलती है? तो धार्मिक साहित्य पुनः 4 वर्गों में बांटा गया है। धार्मिक साहित्य को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्ग। कौन कौन से है? तो देखिए यहाँ पर 4 वर्ग दिया है। पहला ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और महाकाव्य साहित्य। ब्राह्मण साहित्य पढ़ने से जो होता है हम लोग को वेद, वेदांत, उपनिषद, अरण्यक, ठीक है ना, ये सारे चीज हम लोग को मिलते हैं। जैसे इसमें दिया भी है ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत 4 वेद। वेद की संख्या कितना होता है? कौन कौन वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 होता है। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, बड़े बड़े पोथा, अरण्यक, उपनिषद, वेदांत, स्मृति साहित्य एवं पुराण इत्यादि आते। ब्राह्मण साहित्य में भेजा में डाल लीजिए वेद, वेदांत, उपनिषद, अरण्यक और कुछ बस इतने याद रखिए ना, स्मृति साहित्य इत्यादि आते। बोलिए घोर पर आएगा नहीं नो? ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आता है? वेद, वेदांत, उपनिषद, अरण्यक साहित्य, स्मृति साहित्य, उपनिषद इत्यादि, ये सब आता है। घोर नहीं पर आएगा। चलिए अब जानेंगे बौद्ध साहित्य। महात्मा बुद्ध के काल पढ़े आप लोग जी, यही साहित्य में आएगा। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक, जातक कथाएं, बड़ी बड़ी कथाएं, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो एवं अवंतुर निकाय आदि आते हैं। इन समय प्राचीन भारतीय इतिहास की विशेषकर बुद्धकालीन समाज, राजनीति एवं धार्मिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती। इतना लंबा चौड़ा कायला हम लोग याद करेंगे, सिंपल भाषा में हम लोग याद करेंगे। भाई बौद्ध साहित्य में कथी कथी मिलता है? तो बौद्ध साहित्य में लिख दीजिएगा त्रिपिटक मिलता है। बौद्ध साहित्य में दीपवंश मिलता है, यहाँ पर है दीपवंश है, महावंश है और बड़ी बड़ी कथाएं हैं, बड़ी बड़ी। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मिल गया, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक
बताइए। हाँ, त्रिपिटक कौन कौन? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और कौन सी? अभिधम पिटक। याद है ना? आगे बढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे, लेकिन पहले बतला दिए। तो बस साहित्य में लिखिएगा त्रिपिटक मिलता है, जातक कथाएं, बड़की बड़की कथाएं मिलता है, द्वीप वंश मिलता है, महावंश मिलता है, मिलिंद पन्हो इत्यादि की जानकारी मिलता है। महात्मा बुद्ध के समय जितने भी चीज कांड हुई थी, घटनाएं होती, सारी घटनाओं के बारे में हम लोग को पता चलता है। तो द्वीप वंश महावंश कबो नहीं पूछता है, याद रखिएगा। मिलिंदी पन्हो ये भी कभी नहीं पूछता है। आप लोग ये दो याद रखिएगा, त्रिपिटक और जातक कथा है। त्रिपिटक और कौन सी? बताइए। त्रिपिटक, त्रिपिटक या जातक कथाएं किन साहित्य में मिलता है? त्रिपिटक या जातक कथाएं किस साहित्य में मिलता है? बहुत साहित्य। कौन साहित्य? अरण्यक किस साहित्य में मिलता है? वेदांग किस साहित्य में मिलता है? उपनिषद किस साहित्य में मिलता है? चलिए, ये दो समझ गए आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जैन साहित्य, महावीर के तो नाम सुने होंगे आप लोग, सुने ना? चलिए, जैन साहित्य को सबसे पहले आगम कहा गया। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, जैन साहित्य को इनमें से क्या कहा गया? आगम। क्या कहा गया दी? आगम कहा गया। एमे 12 गो अंग, 12 गो उपांग, 10 गो प्राकृत और 14 गो पर्व आता है। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, पर्व की कितनी संख्या होती है? तो 14। अब जिउतिया, दशहरा, दीपावली, ई पर्व की बात नहीं हो रही है। पर्व की संख्या कितना? हाँ। अन्य प्रमुख जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु, चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचरांग सूत्र, हरिवंश पुराण, कल्प सूत्र आदि आते हैं। इनमें से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास, विशेषकर महावीर स्वामी कालीन समाज एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। इतना धनिया तेज बात कहला याद करेंगे हम लोग? याद करेंगे जैन साहित्य में महावीर, क्या नाम है इनका? महावीर स्वामी के समय काल की घटनाओं के बारे में, संस्कृतियों के बारे में, राजनीतियों के बारे में पता चलती है। कौन साहित्य में हो? कौन साहित्य में? जैन साहित्य में। कौन साहित्य? जैन साहित्य। बोलिए, कोई दिक्कत? अब इससे भी ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे। अब आइए, महाकाव्य, महाभारत के नाम सुनेंगे, रामायण का नाम सुने हैं, लव कुश कांड का नाम सुने हैं, यही में तो सब आता है। राम और साढ़े भाई रोले। महाकाव्य यानी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी को दो अन्य प्रमुख ग्रंथ महाकाव्य, रामायण और महाभारत है। इनमें से भी हमें त्युगीन, राजनीति, समाज, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इतना लटर पटर धनिया तेज बात नहीं याद करेंगे हम लोग। याद करेंगे महाकाव्य में रामायण, महाभारत, लव कुश कांड इत्यादि के बारे में पता चलता है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? पर्वों की संख्या? पर्वों की संख्या? अच्छा। महावीर स्वामी के काल के समय को किस साहित्य में रखा गया है? महात्मा बुद्ध के काल को किस साहित्य में रखा गया है? कौन साहित्य? बहुत साहित्य में। बोलिए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए, ऐतिहासिक काल को कितने काल खंडों में बांटा गया है? कितने काल खंड में? 3 काल खंड में बांट दिया गया है। अब आइए, ऐतिहासिक ग्रंथ। कौन ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे? ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है? तो देखिए, कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा रचित अर्थ शास्त्र मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं याद करेंगे, सीधे भाषा में याद कर लीजिए आप कि किनके द्वारा अर्थशास्त्र का रचना किया गया? कौटिल्य के द्वारा। किनके द्वारा हो? बस एक एक ऑब्जेक्टिव में पूछे गए में से कहेगा कि अर्थशास्त्र की रचना इनमें से किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा किया गया। हाँ, अब देखिए, कह रहा है इस प्रकार कलाम द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यानी कि कश्मीर की जितनी भी घटनाएं पहले थी, वे सारी घटनाओं का घटना चक्र इसी ऐतिहासिक ग्रंथ में दिया हुआ है।
हम पहले पढ़े अर्ध ऐतिहासिक काल, ये नहीं पढ़े जी। इसमें पढ़ेंगे अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या पढ़ेंगे? अरे क्या पढ़ेंगे इसमें? वो में काल पढ़े, में क्या पढ़ेंगे? ग्रंथ पढ़ रहे हैं। देखिए अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन में आता है? सबसे पहले मुद्रा राक्षस। क्या क्या आता है जी? शाखा दत्तकृत मुद्रा राक्षस चाणक्य की कूटनीति द्वारा नंद वंश की समाप्ति एवं चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण पर प्रकाश डालता है। यह मुद्रा राक्षस किस में आता है? किस ग्रंथ में आता है? अर्ध ऐतिहासिक। भाई सब नहीं पूछेगा, खाली यही पूछेगा मुद्रा राक्षस किस ग्रंथ में? तो अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। अगर पूछेगा अष्टाध्यायी किस ग्रंथ में आता है? तो अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। अगला पूछेगा मालविका गृहमित्र किस काल में किस ग्रंथ में आता है? अर्ध ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। महाभाष्य है, महाभाष्य क्या जी? ये किस ग्रंथ में आता है? अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। किस ग्रंथ में आता है? अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में आता है। अब ये जीवन ग्रंथ कोई में आता है। एक अश्वमेघ, ये क्या है? देखते हैं थोड़ा सा। अश्वमेघ ये दूसरा का तीसरा का टॉपिक है। ये तीसरा का टॉपिक है जी। हाँ, जीवनी ग्रंथ ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है। अश्वघोष और एक ना अश्वमेघ होगा इधर। कहाँ फुट रहा है? अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र गौतम बुद्ध के चरित्र पर प्रकाशित डालते हैं। यानी कि अश्वघोष क्या करे इसमें? अश्वघोष कृत जो है भगवान गौतम बुद्ध, भगवान गौतम कौन थे? बुद्ध के चरित्र पर इसमें प्रकाश डाला गया है कि भगवान गौतम बुद्ध कैसन व्यक्ति थे। वो भी तो आमे इंसान थे, हमने जैसा नहीं थे। ब्याह भी किए थे, औरत को छोड़ के तपस्या करने भी चले गए थे। वर्णभट्ट कृत हर्ष चरित्र सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर प्रकाश डालता है। ये वर्णभट्ट कृत जो है हर्षचरित्र सम्राट, सम्राट किसे कहा गया जी? जो राजाओं के राजा होते हैं के क्या कहा गया? सम्राट। का कहा गया? सम्राट कहा गया। ज्यादा पढ़ाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। 2-3 दिन अभी लेकर आते रहे सर। अब रुक जाइए आप लोग।